हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए बोरिंग हो जाता है, तो मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करने के लिए कोई बातचीत नहीं कर रहा हूँ। सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सोल्यूशन का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आपको। चैप्टर का नाम सोल्यूशन है और उसका सोल्यूशन देंगे तो सोल्यूशन का सोल्यूशन। तो वैसे आज है नवरात्रि, तो सबको दुर्गा माता इतना शक्ति दें कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा नंबर पाएँ बोर्ड्स में भी, और प्लस भाई आपका जो नीट है, IIT है, ये सब आपको मनचाहा कॉलेज मिले। ठीक है ना बाबू? तो सीधी बात करते हैं, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सोल्यूशन का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अप्रोच सीखना है हमको, सबने लगाया होगा, सबने अच्छा किया होगा। एंड आगे देख लेते हैं, वो तो कल रिजल्ट बता ही देगा। तो द मोलैरिटी ऑफ अ ग्लूकोज, मोलैरिटी दे दिया तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जैसे मोलैरिटी दिया आप उसका फॉर्मूला लिख लो। फिजिकल केमिस्ट्री एंड न्यूमेरिकल से फिजिक्स के जैसा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे ml में दिया हुआ है, तो इसे भी ml में ले लें। ml में करने के लिए क्या करते हैं, 1000 दिख रहा है साफ साफ। कितने ज़्यादा क्वेश्चन करें हम लोग इस तरह के। तो आप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाए, वॉल्यूम पता चल जाए, तो मोलैरिटी आप निकाल लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 36। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, ग्लूकोज का कितना होता है बाबू, 180। निकाल लीजिएगा फॉर्मूले से, तो कितना ये आएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2/10 दैट इज 0.2 मोल। दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ पे 0.2 रख दे, इंटू 1000 है ही, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400 दिया हुआ है। ठीक, 2 0 से 2 0 खत्म। देखिए इसे 0.2 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 2/4, दिस इज इक्वल टू 0.5। एनी डाउट किसी को? मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर या मोलर। नेक्स्ट, a molar solution is one that contains 1 mole of a solute in, तो ये कुछ नहीं बोला, मोलल बोल दिया। ध्यान से देखिए क्या बोला है, मोलल बोला है बाबू, मोलर नहीं। देयर इज अ वेरी लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोलल एंड मोलर। तो मोलल बोल दिया यानी कि मोलैलिटी की बात कर रहा है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो कहीं पे 1000 ग्राम सॉल्वेंट दिख जाए तो टिक कर देना बिना देखे। ओके, नेक्स्ट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन रिलेट्स, फिर वही बात कि मोलैरिटी सॉल्यूशन क्या होता है। तो मोलैरिटी क्या होता है, N/V, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपाउंड इज, मुझे बताएं आप लोग, कितनी बार मैंने पूछा है क्लास में, एक आध लोग को मारा भी था इस बात के लिए। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स, ऊपर मोल्स नीचे मोल्स, मोल मोल खत्म, कोई यूनिट नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, 5.85 ग्राम NaCl, ध्यान से देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5.858 ग्राम, 5.85 वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया, 5.85 ग्राम NaCl बोल दिया, यानी कि आपको चुपके से क्या दे दिया, मास दे दिया, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका कितना होता है 23, इसका 35.5, जोड़ दीजिए आएगा 58.5 इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वो दे दिया चुपके से आपको वेट और सॉल्वेंट का वेट कितना, WA दे दिया है 90 ग्राम, और वाटर बोल के उसने आपको चुप्पे से बता दिया कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होगा, आपको सबको पता है 18 होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl पूछा है, तो मैंने कहा था आपसे जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे उसका मोल ऊपर रखो, बाकी सबका मोल नीचे कर दो, यानी कि NaCl प्लस NH2O। ठीक, तो पहले हम NaCl का मोल निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, यहीं से रख दो सीधे सीधे। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 5.85 अपॉन 58.5। देखो किस तरह से दे रहा है क्वेश्चन, ताकि आसानी से हो जाए, आपकी हेल्प कर रहा है वो, बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं, एप्लीकेशन सीखना है। अपॉन, फिर इसी को रखो 5.85 अपॉन 58.5 प्लस 90 अपॉन 80, ये कितनी बार में जाएगा बताइए, कैसे कैलकुलेट करें इसको।
अगर हम इसमें 10 का गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, बताइएगा, इंटू 10, तो ये कट कर जाएगा, बचेगा क्या, इस बात को बताइए। अगर इंटू 10 हो जाएगा तो नीचे 1/10 बचेगा, यहाँ पे 1/10, तो मिला क्या आपको कि 1/10 प्लस 90/18 क्या हो जाएगा, 18×5 5, तो मिला क्या 1/10/10×5 51, 51/10, 10 खत्म, मिला क्या 1/51। अगर 1/50 मिला होता तो 0.02 को टिक, 0. किसको करते टिक, देखिए ध्यान से, 0.02 होता, लेकिन यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, देखिए इस बात को, 0.02, मान लो इसको हम 1/50 ले लें तो कितना आएगा आंसर, 0.02। उसके नज़दीक में कोई है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, देखिए यहाँ पे 0. डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो पूरी वैल्यू थोड़ी सी 0.2 से कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, टेन ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ओहो 10 ml, ध्यान से देखिए, 10 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि वॉल्यूम दे दिया है बाबू, शुरू का वॉल्यूम 10 ml दे दिया, कह रहा है इज डाइल्यूटेड टू 1, डाइल्यूटेड बाई नहीं, डाइल्यूटेड टू, यानी कि फाइनल वॉल्यूम चुपके से बता दिया कितना, 1 लीटर, यानी कि ml में दिया है तो कितना कुछ भी कर लो, 1000 ml, 1000 ml हो गया। तो पहले कितना था मोलरिटी, 18, यानी कि मोलरिटी पहले कितनी थी बाबू, 18 मोलर। तो कह रहा है बाद में कितना हो जाएगा, स्ट्रेंथ मतलब क्या, कंसंट्रेशन है, नहीं कंसंट्रेशन। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला होता है डाइल्यूशन का, M1V1 = M2V2 मोलरिटी के टर्म में, और अगर नॉर्मलिटी होता तो N1V1 = ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या दिया हुआ है बाबू, V1 दिया, V2 दिया, M1 दिया, M2 निकालना है तो M2 क्या हो जाएगा, M1V1/V2, M1 कितना 18, V1 कितना सॉरी M1 कितना दिया है 18, और V1 कितना दिया हुआ है 10 ml होगा, ठीक है, इंटू 10/V2 कितना दिया है 1000, यानी कि कितना मिलेगा आपको, कितना 0.18, ऑप्शन नंबर सी। देख लें, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, यूट्यूब पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट, द मोलैलिटी ऑफ 15% वेट अपॉन वॉल्यूम, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत लोग गलत हुआ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो गलत का मतलब अटेंड ही नहीं किया होगा। द मोलैलिटी ऑफ 15% वॉल्यूम वेट, देखिए 15% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए पहले। तो इसका मतलब क्या होता है, 15 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन, डिफिनीशन है ये परसेंटेज का। देखिए W/V का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड किस में घुलाया गया है, किस में डाला गया है, 100 ml सोल्यूशन में। अब ध्यान से देखें, मोलैलिटी पूछ रहा है, तो मोलैलिटी में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट कहीं बात नहीं कर रहा है, ये तो मिल गया आपको। ये कैसे मिला, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना 98, आपको सबको पता है। H2SO4 का मास, मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, निकाल लीजिए नहीं पता तो हमको मेन निकालना क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब देखिए बाबू कैसे निकालें, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 1.1, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको मिल गया है कितना 100 ml। तो आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सब एस लिख रहा हूँ क्योंकि सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन निकल जाएगा क्या, DS। तो DS कितना दिया हुआ है बाबू 1.1, VS कितना दिया हुआ है 100, तो कितना ये मिल जाएगा आपको 110 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया 110 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता है, सॉल्यूट कितना 15 ग्राम। एक बात बताओ, सॉल्यूशन होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत किसी को, तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कैसे मिलेगा, 110 में से हम 15 को घटा दें तो मिल जाएगा 95 ग्राम। यही होगा मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट।
तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। अब इसको रखना है, हमको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 15/98 इंटू 95 ग्राम में है तो केजी में करना है इसको, 1000 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, बड़ी विडम्बना है, 98 दिया हुआ है, 100 कर लो, ठीक है, 100 से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो बचा है अभी भी, तो कितना हो जाएगा 150/95, 5 से काट दो, 30 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 5 1 5 4 5 9 45, 30/19 1.6। एनी डाउट? पहले डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी जब भी दे क्वेश्चन में सतर्क हो जाएं, तुरंत आप वेट निकाल लें सोल्यूशन का। जब सोल्यूशन का वेट निकाल लेंगे तो सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए सोल्यूशन में से सोल्यूट का क्या कर देंगे, समझ गए, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट 2.3 ग्राम ऑफ C2H5OH। आप लोग की फेवरेट चीज़ यहाँ पे दी हुई है बाबू, क्या, इथेनॉल। क्यों, समझ गए होंगे अब आप लोग की फेवरेट चीज़ है जो आप लोग क्लास में लेके आते हैं बोतल में मिला के। देखिए 2.3 ग्राम ऑफ C2H5OH आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। तो देखिए वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 2.3 ग्राम, C2H5 दे दिया है, वेट भी दे, मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया, सोचो सब दे दे रहा है बाबू 46 ग्राम। वॉल्यूम कितना दे दिया 500, ठीक है। मोलैरिटी पूछा है, तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी कि 2.3/46 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml है, तो लीटर में करने के लिए ऊपर 1000 कर दें, तो क्या हो जाएगा 2 बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4.6/46, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1। इतना आसान है ये सब, बताओ। नेक्स्ट, इफ P0 एंड PS, देखिए ध्यान से, P0 मैंने आपको PA पढ़ाया है, P0 को हमेशा, तो इसे PA ही समझें। तो यानी कि P0 क्या होता है, प्योर फॉर्म में वाटर का, प्योर फॉर्म में किसी भी लिक्विड का क्या, वेपर प्रेशर। तो P0 and PS are the vapor pressure of the solvent and solution respectively, and N1 and N2 are the mole fraction. Very important, N1 and N2 बाबू हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, NCERT में भी दिया रहता है कि N1 N2 क्या है, मोल है, लेकिन यहाँ मोल फ्रैक्शन लिख दिया, तो हमको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा बाबू। ध्यान से इस बात को देखें, N1 क्या है, मोल फ्रैक्शन, यानी कि X1 है, जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, X1 X2, तो उसी के फॉर्म में पहले कर लो, बाद में कर लिया जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया P0A माइनस PS अपॉन P0A, दिस इज इक्वल टू X2 यानी मोल फ्रैक्शन, यानी कि N2, भूल जाओ अभी N1 N2 को, अभी X1 X2 की बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद आ रहा है कुछ नहीं याद आ रहा है? अरे जब किसी भी एक बाल्टी में पानी भरा, उसमें इटकोहा मिला देते हैं, उसको गर्म करोगे तो कम भाप निकलेगा पहले के मात्रा में, इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी बात बताइए मुझे, तो अब देखिए ऑप्शन, देखिए यहीं पे आप कर लिए, क्वेश्चन खत्म, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सेट किया है, कुछ मामले को देख लेते हैं। तो देखो इसको P0A अपॉन P0A क्या होगा, 1 माइनस PS अपॉन P0A, लिख दो ऐसे ही, इज इक्वल टू X2। फिर PS अपॉन P0A को क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 माइनस X2। और आपको पता है, हमको पता, सबको पता है कि X1 प्लस X2 होता क्या है, 1, तो X1 क्या हो जाएगा 1 माइनस X2। देखिए ध्यान से, तो इसको हम किससे, देखिए इस बात को, कुछ हुआ है क्या, नहीं, सही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये PS अपॉन P0A है, तो ये उधर गया तो वो उधर आया, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो PS इज इक्वल टू P0A इज इक्वल टू PS अपॉन P0 इज इक्वल टू 1 माइनस X2। तो 1 माइनस X2 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, X1 से, तो मिल जाएगा PS अपॉन P0A, दिस इज इक्वल टू X1 ही N1 है, X1 ही क्या है बाबू, N1। तो हम लिख सकते हैं कि PS इज इक्वल टू P0 N1। देखिए ऑप्शन कैसे करना है, देख लीजिए, ऑप्शन देखते देखते होगा सब। पहले क्वेश्चन से ज़्यादा आप क्वेश्चन पढ़ लें तो फिर तुरंत ऑप्शन को देखें, लगाना शुरू मत हो जाएं, क्या पता क्या पूछ रहा है, मैंने आपको बताई थी इस पे स्टोरी, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक बात बताओ, ये है बाबू भगोना, इसमें भरा है साफ साफ पानी, एकदम कुछ नहीं मिलाया गया है, इसको गर्म कर रहे हो,
वही भगोना है, मतलब उसी टाइप का सेम पानी लेवल एकदम सेम है, उसमें कुछ तुम नॉन वोलेटाइल यानी कि ऐसा कुछ मिला दिए जो बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, सॉल्युबल हो सकता है नहीं हो सकता, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। तो देखिए एक बात अब तुम बताओ एकदम कॉमन सेंस है, इसको गर्म करने में ज़्यादा समय लगेगा कि इनको ज़्यादा गर्म समय लगेगा? अरे इसमें ईटा पत्थर डाल दिया, चीनी उन्हें डाल दिया, अब ज़्यादा समय लेगा कि नहीं लेगा? यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसमें कुछ नहीं है। यानी कि इनका वेपर, देखिए ध्यान से, इनका क्या हो जाएगा, इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा हमेशा, क्योंकि इनमें ज़्यादा वेपर बनेंगे और इनमें कम बनेंगे और ज़्यादा बनेंगे। तो यानी कि अगर आप किसी भी मतलब सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में जिसमें कुछ नहीं मिला, कुछ मिला देते हैं नॉन वोलेटाइल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो बढ़ जाता है, और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज, अरे यार अभी तो बताए हैं P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, ऑप्शन नंबर सी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे किसी भी वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, इसी को तो कहते हैं, और कुछ कहते हैं क्या? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द आइडियल सोल्यूशन। ध्यान से देखें इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल नॉन आइडियल मैंने चिल्लवा के रटाया है आप लोगों को कि आइडियल सोल्यूशन जो होता है बाबू, वो क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन यानी जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, उसमें डेल्टा एच मिक्स डेल्टा वी मिक्स सब जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, उसमें डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा जीरो होती है और डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होता है और डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होता है। क्योंकि मैंने आपको जब थर्मो पढ़ाया था पिछले साल, तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना है, कोई भी रिएक्शन को अगर चाहते हो तो उसमें ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या? स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्पॉन्टेनियस मतलब जो क्या, जो अपने आप चलता रहे, ठीक है। एंट्रोपी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। गैस फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए? निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे एंट्रोपी जीरो दे दिया है, जो गलत दे दिया, बात खत्म यहीं पे। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 3 मोल ऑफ सॉल्वेंट। कुछ नहीं, लैंग्वेज को पकड़िए बस, जैसे बोल रहा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया? 1। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया? 3। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन रिलेटेड टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अरे बाबू यही तो पूछा है, P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए, इसी को तो कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कितना होता है? XB होता है। XB मतलब क्या? NB अपॉन Na प्लस NB। NB कितना दिया है? 1। Na कितना दिया है? 3। NB कितना दिया है? 1, हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर। एजियोट्रॉपिक से भी देखिए क्वेश्चन एक दे दिया हूं मैं, कोई टॉपिक से क्वेश्चन छूटा नहीं है आपका। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl बॉइल्स एट। एजियोट्रॉपिक का मैंने मतलब बताया था सीधे सीधे कि एजियोट्रॉपिक का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या कि अगर इसमें HCl है, इसमें पानी भी है बाबू, पानी दोनों मिला दिए हो। HCl का कुछ और होता है, क्या? बॉइलिंग पॉइंट। पानी का कुछ और। देखिए ध्यान से, एजियोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि दो ऐसे मिक्सचर जिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। यानी कि अगर तुम गर्म करोगे तो मान लो 70, मान लो कितना दिया हुआ इसमें? 381। जैसे 381.5 केल्विन जाएगा, दोनों भाप बन के उड़ जाएंगे, दोनों वेपर बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो कंटेंट होता है, जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है, वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि एक बात समझो, मान लो तुमने 2 लिक्विड ऐसे डाले हैं, एक का है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और एक का है 80 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप उसको गर्म करना शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 80, यानी कि 80 वाला लिक्विड जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा। आप उसको ऊपर कंडेंसर लगा लो, उसको रोक लो, उसे को डिस्टिलेशन कहते हैं। लेकिन यानी कि डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी कैन डिफरेंशिएट 2 लिक्विड विच हैव सम डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। बट यहाँ पे एजियोट्रॉप लिखने का मतलब क्या है? जिसमें डिफरेंस है ना हो बॉइलिंग पॉइंट का। यानी कि हम HCl और वाटर को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से नॉर्मली बाय डिस्टिलेशन।
समझ गए होंगे। नेक्स्ट, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ओके, कलम कहाँ गया, यस, देखिए द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखिए फॉर्मूला क्या होता है, KB इंटू आई भी होता है, KB इंटू स्मॉल एम, यानी कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट, अब देखिए यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट, यस, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो हमें किसका नापना है, हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट नापना है, और आपको पता है कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और सॉल्युबल होना चाहिए। सॉल्युबल मतलब सॉल्युबल नहीं रहेगा तो मतलब क्या हुआ सोल्यूट का, फिर सॉल्यूशन बनाने का, सॉल्युबल होना चाहिए लेकिन नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। मैंने लिखवाया साफ साफ, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि देखो, नॉन वोलेटाइल का मतलब पहले समझिए आप, अगर कोई चीज़ वोलेटाइल है यानी कि पूरा 100% अपना वेपर बना देगा, लेकिन नॉन वोलेटाइल है वो पूरा वेपर नहीं बनाएगा, कुछ पोर्शन बन सकता है या फिर नहीं बनेगा, लेकिन सॉल्युबल तो होगा ही, सॉल्युबल नहीं होगा सोल्यूशन हम कहेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, Which statement is correct for the boiling point of the solvent contain a dissolved solid substance? वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, देखिए समझ लीजिए, मैं थोड़ा धीरे बता रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग अ डिसॉल्व सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस सॉल्युबल हो सकता है लेकिन नॉन वोलेटाइल होगा, क्या होगा, तो हमको पता है नॉन वोलेटाइल किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और वेपर प्रेशर कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, वेपर प्रेशर कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, याद करो इस बात को, समझिए आप लोग। मैंने बताया था आपको मैगी वाला एग्जाम्पल, याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत, जब आप मैगी बनाते हो पानी बॉईल करता है, जैसे ही मैगी डालते हो क्या होता है, पानी बॉइलिंग कम हो जाता है, यानी रुक जाता है बॉईल करना, कुछ देर बाद फिर बॉईल होता है। यानी कि जैसे ही आप उसको मैगी डाले, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाले, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मैगी की बॉइलिंग रुक गई। या तो मैगी नहीं बनाया होगा तो ये बताओ चाय बनाए हो कभी, जब चाय गर्म होता है, जब चाय उबलता है, मान लो आपने उसको टेस्ट किया, चीनी कम है, थोड़ा चीनी और डालते हो, और जब चीनी डालो फिर बॉइलिंग कम हो जाती है, रुक जाती है बॉइलिंग, फिर कुछ देर बाद बॉइलिंग होती है। इसका मतलब क्या, पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर रहा था दूध के साथ मिल के अब क्या हो रहा है, जैसे चीनी डाला उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अब कम से कम 105 से 106 डिग्री पे बॉइल करेगा। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब भी किसी सॉल्वेंट में हम कोई सॉलिड सब्सटेंस मिला देते हैं तो क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज डिप्रेस्ड। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, डिप्रेस थोड़ी होता है, गलत लिख दिया ये। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज एलिवेटेड, सही लग रहा है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, गलत। चेंज डिपेंड्स ऑन, गलत, सीधी बात, नो बकवास। देखिए ध्यान से, ठीक बोलो, अच्छा क्या बोलोगे, द मोलल एलिवेशन डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सीधा थियरी क्वेश्चन एनसीईआरटी। एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों नाम लिया, उसमें से कौन सा नाम यहाँ पे दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन, क्योंकि चारों ये एक फिनोमिना है, ये सब क्या है, एक फिनोमिना, एक पॉइंट, एक टर्म है। अगर ये लिखा होता सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सही होता, अगर लिखा होता एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो भी सही होता, लिखा होता रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो भी सही होता, लेकिन लिख दिया है क्या, सिर्फ नाम लिख दिया है, शुरू वाला हिस्सा छोड़ दिया है, गलत है, ऑप्शन डी होगा बाबू। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सॉलिड सॉल्यूशन डिक्रीजेस, देखो इस बात को, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो जा रहा है, तो अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का डिक्रीज तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, और मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर डिक्रीज यानी कि अगर ये घट गया तो उसका मोल घट गया, इसका मोल घट गया तो इसका मोल पक्का बढ़ गया होगा, तो यानी कि सॉल्यूट का मोल बढ़ जाए। भूल जाओ क्या लिखा है, सीधे ये जानो, सीधे सीधे कह रहा है कि अगर सॉल्यूट का मोल बढ़ गया, सॉल्यूट का मोल बढ़ गया तो क्या क्या हो सकता है। आप सबको पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे सब डिपेंड करता है, डेल्टा टीएफ, क्योंकि मोलालिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही तो है, डेल्टा टीबी और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये चारों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अरे गधा, कैसे ये कह दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ना, तो
तो अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कम होने लगेगा। इंक्रीज लिख दिया है, गलत। ये क्या है, डेल्टा टी बी। अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ गया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, डिक्रीज लिख दिया है। नेक्स्ट, पाई पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ा, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, टू सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन जिनका प्रेशर सेम हो जाता है उसे हम कहते हैं क्या बाबू, आइसोटोनिक। लेकिन आगे पढ़ो, ट्विस्ट है, द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, लोअर वाले को हाइपोटोनिक। पढ़ते चले आ रहे हो बचपन से, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां गया, सॉरी, कहां गए, ओह नो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, ये क्वेश्चन था। इसके बाद कौन आ रहा है, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ध्यान से, इसमें से पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर का सोल्यूशन, सबका सोल्यूशन का सारा जितना चारों दिया हुआ है सबका कंसंट्रेशन सेम दे दिया। 72 ठीक है, इसके ऊपर वाला हो गया था, यस 72। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ध्यान समझे इस बात को, डेल्टा टी एफ होता है लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन सेम कर दिया, क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई एंड एम मोलैलिटी। तो देखिए कंसंट्रेशन सबका सेम बोल दिया है, तो किस पे डिपेंड कर देगा, वेंटा फैक्टर पे। वेंटा फैक्टर यानी कि इसको डिसोसिएट करेंगे, कहीं परसेंटेज की बात नहीं किया है कि 100% डिसोसिएट हो रहा है 50%, तो हम क्या मान के चलेंगे 100%। तो पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 ये टूटेगा तो किसमें 2K प्लस SO4 2 माइनस कितना हुआ 2 आयन, 1 आयन 3 आयन हो गया, इसकी वैल्यू 3 हो गई। सोडियम क्लोराइड 2 पार्ट में टूटता है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ग्लूकोज नहीं टूटेगा 1, इसका भी नहीं टूटेगा, तो 1 3 उसका 2, यानी कि सबसे ज्यादा आई की वैल्यू, जिसकी ज्यादा आई की वैल्यू जितनी ज्यादा उसका डिप्रेशन उतना ही ज्यादा। तो डिप्रेशन ज्यादा का मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट कम। डिप्रेशन मतलब जितना जब सबसे ज्यादा कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। एलिवेशन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये कहां से आ गया 72, अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या है जल्दी आओ यार, 0.5 मोलर, क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है 0.5 मोलर बोल दिया, यानी कि सबको कांस्टेंट कर दिया कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन कांस्टेंट सब में देखिए सेम दिया हुआ कंसंट्रेशन। अब बात कर लें, पूछ रहा है कि आइसोटोनिक विथ यूरिया के साथ कौन आइसोटोनिक होगा, यानी कि जिसकी आई की वैल्यू यूरिया के बराबर होगी। यूरिया की आई की वैल्यू 1 होती है क्योंकि ये टूटेगा नहीं, जो टूटता नहीं है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। NaCl टूट जाएगा 2 पार्ट में, Na+Cl-, शुगर टूटेगा नहीं, 1 पार्ट में रहेगा। BaCl2 3 पार्ट में टूट जाएगा, Ba2+ 2Cl-, बेंजोइक एसिड ये भी टूट जाएगा, लेकिन टूटेगा कौन नहीं, शुगर, यानी कि शुगर 86 का आंसर होगा बाबू बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच साल्ट में शो द सेम वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर एज दैट ऑफ K4 FeCN6। ध्यान से देखें, सेम वेंट ऑफ फैक्टर आई यानी कि टूटने पे ये जितना देगा उतना उसके बराबर कौन देगा मोल्स ऑफ आयंस। देखते हैं K4 FeCN6, यही है ना बाबू, कॉम्प्लेक्स आयन है। जो कॉम्प्लेक्स हो ना उसको किनारे बुलाओ, तोड़ दो, किनारे बुलाओ तोड़ो, कितने में टूटेगा, K4 है तो 4K प्लस FeCN6 4 प्लस है तो 4 माइनस भी आ जाएगा, इक्वल चार्ज होंगे, जितने निगेटिव उतने ही पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो देखिए 4 1 5, यानी कि इसके पास 5 हैं, तो पूछ रहा है कि अगर इसके पास 5 आयन हैं तो इन चारों में से कौन होगा उन जिनके पास भी कितने हो 5 आयन हो। देखिए पहला ऑप्शन।